नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर सुर्खियों पर। 30 दिसंबर तक जमा होने वाले अघोषित धन पर 50% टैक्स का प्रस्ताव। 4 साल तक बैंक से नहीं निकाल सकेंगे बकाया की आधी रकम। आयकर कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी। जनधन खातों में जमा हुए 64,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। 11,500 करोड़ रुपए के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, बंगाल और राजस्थान दूसरे और तीसरे स्थान पर। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे बेकार। प्रधानमंत्री ने कहा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलेगा उसके हक का पानी। टास्क फोर्स का गठन। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर जॉर्ज यू का इस्तीफा। गवर्निंग बोर्ड के गठन में नजरअंदाज करने पर जताई नाराजगी। अमर्त्य सेन भी दे चुके हैं इस्तीफा। और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और समीर वर्मा। साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर। भारत इंग्लैंड के बीच मोहाली में आज तीसरा टेस्ट। खबरें विस्तार से। अघोषित आय को लेकर सरकार नियम और कड़े करने जा रही है। पीटीआई के मुताबिक 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा कराए गए अघोषित धन पर 50% टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं बेहिसाब धन की घोषणा नहीं करने वालों पर 90% टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है। नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा की जाने वाली अघोषित राशि पर सरकार 50% टैक्स वसूलेगी। पीटीआई के मुताबिक 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा की गई अघोषित राशि में से खाता धारक 4 साल तक आधी रकम ही निकाल सकेंगे। सरकार इस बारे में आयकर कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी में है। अगर कोई व्यक्ति बेहिसाब रकम की घोषणा नहीं करेगा और ऐसी धनराशि मिली तो सरकार उस पर अधिकतम 90% टैक्स और जुर्माना लगा सकती है। साथ ही अघोषित आय से जुड़ी जानकारी सरकार को नहीं देने पर संबंधित संपत्ति के इस्तेमाल पर रोक की अवधि भी ज्यादा होगी। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। इसे सरकार अगले सप्ताह वित्त विधेयक के तौर पर संसद में पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लिया है। संसद भवन परिसर में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आलोचना वही लोग कर रहे हैं जिन्हें काला धन सफेद करने का वक्त नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की आलोचना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारतीय संविधान के नवीनतम अंक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसे तुरंत लागू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलोचना करने वालों को अगर 72 घंटे मिल जाते तो वो इसकी तारीफ करते। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। प्रधानमंत्री के इन बयानों से विपक्षी दल सहमत नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि काले धन से लड़ाई में सभी दल एक साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में बयान की मांग की कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में आकर डिस्कशन नहीं कर रहे। मेन इशू ये है, जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा में आएंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अंदर नहीं बैठना चाहते हैं। देश में 9 नवंबर से नोटबंदी का फैसला लागू हुआ है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बहस में हिस्सा लें और सभी सवालों के जवाब दें। पंचरण मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं राज्यसभा में शुक्रवार को भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सदन के बाहर दिए बयान पर विरोध जताते हुए माफी की मांग की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में 7वें दिन भी नोटबंदी पर गतिरोध जारी रहा।
विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग की। साथ ही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी अपनी मांग पर अड़े रहे। लाइब्रेरी में एक फंक्शन कर रहे थे और वहां उस बुक रिलीज फंक्शन में उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाया, पूरे विपक्ष पर। और विपक्ष राज्यसभा के एमपीज भी आते हैं, लोकसभा के एमपीज भी आते हैं, पूरे देश की विधानसभाओं के एमएलए एमएलसीज भी आते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब अपोजिशन के बारे में बोलते हैं, अपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स तो यहाँ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर ना बोलते, हाउस के बाहर बार-बार ये कह रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। आपके साथ बैठ करके ये जो बात कही गई है कि सारा अपोजिशन जो है वो पूरी तरह से इस काले धन के बारे में इसलिए नाराज है कि इनको बताया नहीं गया था। ये बहुत गंभीर आरोप है, इसलिए प्रधानमंत्री को आकर के इस मामले में Everyone who opposes this policy, that does not mean he is a saint and we are all devils. Why is he having this problem? That means nobody wants discussion. क्या करेगा? हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चर्चा में बाधा डालने का आरोप लगाया। उस सदन उसका नोटिस नहीं लेगा। ये तो पहली दफा मैं सुन रहा हूँ सर। ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। कांग्रेस, टीएमसी और बीएसपी सांसद विरोध जताते हुए सभापति के आसन के करीब आ गए, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। भोजनावकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के नोट अब सिर्फ रिजर्व बैंक ही बदलेगा। बैंकों ने शुक्रवार से पुराने नोट बदलना बंद कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले की वैधता की जांच करेगा। बैंकों में पुराने नोटों की बदली बंद होने के बाद शुक्रवार को आरबीआई ने राहत का ऐलान किया। अब 500 और 1000 के पुराने नोट आरबीआई केंद्रों पर बदलवाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 2000 के पुराने नोट ही बदलवा सकता है। लोगों का मानना है कि बैंकों में फिलहाल नोट बदलवाने की छूट होनी चाहिए थी। उसके लिए भी टाइम मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी भी ये सब लोगों के नोट पूरे नहीं हो पाए हैं और बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। हर एक दिन हर दूसरे दिन जाकर लाइन में लगना पड़ता है और दिन भर की फुर्सत हो जाती है, उस दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। 1000 के नोट और 500 के नहीं एक्सचेंज किए जाएंगे तो हमें नुकसान है, और इस चीज को नोटबंदी से पहले सरकार को सोचनी चाहिए थी कि अगर नोटबंदी होनी है तो सारे अरेंजमेंट हो जाने चाहिए थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 2 दिसंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि वो इस फैसले की वैधता और लोगों को हो रही दिक्कत दोनों पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र से फैसले को स्पष्ट करने और लोगों की मुश्किलें दूर करने पर हलफनामा मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देते हुए इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश का हर शख्स जल्द ही डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा होगा। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार देश में बदलाव लाने की कोशिश में जुटी है। अरुण जेटली ने कहा कि सरकार के कदमों से देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल और कैशलेस पॉलिसी के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी नीति को अधर में लटका हुआ नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कठिन फैसले लिए गए। नोटबंदी के बाद देश में नकदी की कमी के मुद्दे पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक समयबद्ध तरीके से बाजार में नई करेंसी उतार रहा है और जल्द ही बाजार में नए नोटों की कमी पूरी हो जाएगी। नोट बदलने की प्रक्रिया बंद करने के मुद्दे पर अरुण जेटली ने कहा कि कुछ लोग इस सुविधा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में राशि जमा करने में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार ने संसद में ये जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक इन खातों में 64,252 करोड़ 15 लाख रुपए जमा कराए जा चुके हैं।
सबसे ज्यादा रकम उत्तर प्रदेश में जमा कराई गई है। बड़े नोट बंद होने के बाद से जनधन खातों में पैसे जमा करने के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। नोटबंदी के बाद से जनधन खातों में कुल जमा रकम बढ़कर 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। जनधन खातों में उत्तर प्रदेश में कुल 10,670 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जबकि बिहार में 16 नवंबर तक 4,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि कुल 25 करोड़ 58 लाख जनधन खातों में से 5 करोड़ 98 लाख यानी 23% से ज्यादा खातों में अब तक एक भी पैसा जमा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। हमारे साथ हैं आज खास मेहमान केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा साहब। नोटबंदी में कहूँ जिस तरीके के हालात हैं और सरकार के ऊपर ये आरोप कि वो कदमों के साथ जो चलना चाहती वो शायद कदम सही नहीं थे। मैं उसे नोट बदली कहूँगा, मैं उसे क्रांति कहूँगा। इस नोट बदली से हम लोग देश को बदल रहे हैं। जिनके पास सही पैसा है, कैश में हो चाहे बैंक में हो, उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं महसूस होगी। सरकार ने कदम अच्छा उठाया, लेकिन कुछ पतले सकरी गलियारे छोड़ दिए जहां से ब्लैक मनी का अभी भी वाइट का खेल चल रहा है। जैसे जैसे उनकी रणनीति समझ में आती है, जैसे जैसे उनके चाल समझ में आते हैं, तो हमें भी उस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमें भी उसमें कुछ ना कुछ अंकुश लगाना चाहिए। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सतलुज, व्यास और रावी नदी के पानी पर भारत का अधिकार है और इस पानी को पाकिस्तान को देकर बर्बाद नहीं किया जा सकता। कल पंजाब के भटिंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन तीनों नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के खेतों में नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो सीधे समुद्र में मिल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन नदियों के पानी की एक एक बूंद को बर्बादी से रोका जाएगा और इन्हें पंजाब और जम्मू कश्मीर के किसानों को मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पानी को इन राज्यों तक पहुंचाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता है। पिछले दिनों इन समझौते पर दोनों देशों के बीच काफी तनाव रहा है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दलित घोषणा पत्र जारी किया। वोटरों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। घोषणा पत्र भी दलितों को घर देने का वादा करता है। शिक्षा के मामले में हाई स्कूल पास दलित छात्रों को स्कॉलर स्कीम फायदा पहुंचाने का भी भरोसा दिया गया है। सरकारी नौकरियों में भी दलितों के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने का वादा किया गया है। फसल का नुकसान होने पर किसानों को हर महीने 10,000 रुपए का मुआवजा देने का वादा किया गया है। अरविंद केजरीवाल 20 नवंबर से 10 दिन के लिए पंजाब के दौरे पर हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में दलित संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया था। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की 30% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर जॉर्ज यो ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि नई गवर्निंग बोर्ड के गठन के बारे में ना तो उनसे सलाह ली गई और ना ही उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। जिस तरह से अचानक से गवर्निंग बोर्ड को बदला गया है वो परेशान करने वाला है और विश्वविद्यालय के विकास के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। जेएनयू के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस ने याचिका दाखिल कर उनके बेटे को ढूंढने और उसे कोर्ट में पेश करने के लिए आदेश देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस विभाग से इस याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। फातिमा नफीस ने दिल्ली के बाहर के अधिकारियों के एक विशेष जांच दल के गठन की भी मांग की है।
इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर भी दिल्ली पुलिस ने विशेष दल का गठन किया था, लेकिन एसआईटी की टीम को नजीब की तलाश में कोई कामयाबी नहीं मिली। नजीब जेएनयू में स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का छात्र है और उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। 27 वर्षीय नजीब अहमद कैंपस में कथित झगड़े के बाद से ही 15 अक्टूबर से लापता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में अगले आदेश तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही सीपीसीबी से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। अब राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। This order is a landmark judgment. By this order, Delhi government is going to ban all the firecrackers, and the ban on the sale of firecrackers should not be restricted to Delhi only. It should really be extended across the country, so that the environment at large should be protected. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों के होलसेल और रिटेल विक्रेताओं के लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पटाखे में इस्तेमाल होने वाली चीजों के नुकसान का अध्ययन करने को कहा है और इस बारे में 3 महीने में इस पर रिपोर्ट मांगी है। First, it is an order on firecrackers. Secondly, the more important part of the order is also on the smog alert system. The court is very clear that we need an effective system which informs people of the dangers of pollution and tells government what action needs to be taken as pollution increases. And this is very important step. And I think what they have told very clearly is on 2nd of December they will finalize this. सुप्रीम कोर्ट में त्योहारों पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि सामाजिक समरसता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं है। शुक्रवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के संदेशों पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के त्याग और समर्पण से संदेश मिलता है कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में असहनशीलता की कोई जगह नहीं है। He showed that the masses can be motivated to rise against tyrants, that there can be no political unity without social cohesion, and that religious bigotry and intolerance have no place in the multicultural tapestry of this land. समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। These historic occasions have provided us with great enthusiasm, and they also have reposed a sense of responsibility from us to reflect upon the significance of the message of these events and their place in the contemporary order of things in our country and abroad. समारोह में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलकर दुनिया की बड़ी समस्याओं से निजात मिल सकती है। Conflicts are seen all across the world. The refugee problem, the suffering, and the greater need for what was perceived to be service, seva, compassion in our whole thought, I think really relates back and takes us back to what the Gurus did preach. अरुण जेटली ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर एक किताब का विमोचन भी किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनाने का सुझाव रखा। 2 दिन चलने वाले इस सेमिनार में समाज के अलग अलग वर्गों से आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले की आज 8वीं बरसी है। 2008 में समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने आज ही के दिन पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 166 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग गोलीबारी में जख्मी भी हुए थे। भारतीय सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार गिराया था, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब की गवाही से पाकिस्तान का दोगला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था।
हमले के मामले की सुनवाई के बाद कसाब को 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई, लेकिन हमले का असल मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। 26/11 सन 2000 आज 8 साल हो गया है। मैं अब यही कहूँगी कि उस हादसे में पहले तो मुझे 26/11 के आतंकी ने मुझे जख्म दिए हैं। आज मैं पैरों से भी माजूर हूँ। आज मैं जॉन्डिस की भी मेरे खून में जो शामिल है, आज पूरी लाइफ रहेगी, डॉक्टर का कहना है। चीन के दक्षिणी झिंजियांग प्रांत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। भूकंप का केंद्र किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर एक्टो काउंटी के करीब था। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि भूकंप से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। किसी तरह की जानमाल की भी हानि नहीं हुई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार भूकंप रात के करीब 10:30 बजे आया। और अब खेल की खबरें। हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंधु ने सिंगापुर की शियाओई यू लियांग को 21-17, 21-23, 21-18 से हराया। पीवी सिंधु ने विश्व महिला बैडमिंटन रैंकिंग में भी शीर्ष 10 खिलाड़ियों में अपनी जगह बना ली है। 2 स्थान की छलांग लगाकर सिंधु 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं साइना नेहवाल खराब प्रदर्शन की वजह से क्वार्टर फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साइना टूर्नामेंट में हांगकांग की 5वीं वरीयता खिलाड़ी चेयुंग नगानयी से 21-8, 18-21, 21-19 से हार गईं। और पुरुष एकल की बात की जाए तो भारत की समीर वर्मा भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मलेशिया के चोंग वेई फेंग को 21-17, 23-21 से हराया। लेकिन भारत के ही अजय जयराम हांगकांग के लोंग एंगस से 21-15, 21-14 से हारकर बाहर हो गए। और आज से भारत और इंग्लैंड के बीच मोहाली में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें मुकाबला जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें टीम इंडिया ने 1-0 से बढ़त ले ली है। भारत की कोशिश सीरीज में बढ़त को बनाए रखने की होगी, तो इंग्लैंड की टीम तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी। मोहाली के पीसीए स्टेडियम में दर्शकों को अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछले 22 सालों में कोई भी विदेशी टीम मोहाली के स्टेडियम में टीम इंडिया को हरा नहीं सकी है। इस दौरान इस मैदान पर टीम इंडिया 12 टेस्ट खेल चुकी है, जिसमें उसे 1 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय टीम ने 6 मुकाबलों में जीत अपने पाले में दर्ज की। 5 टेस्ट मैचों में मुकाबला ड्रॉ रहा। और पिछले कुछ सालों में मराठी फिल्मों ने कला और कॉमर्स दोनों क्षेत्र में बड़ी सफलताएं हासिल की। फिल्म सैरत, जिसका बजट मात्र 4 करोड़ रुपए था, उसने 80 करोड़ का बिजनेस किया। गुरु ने भी अपने बजट में दुगुने की कमाई की। यही नहीं, सैरत और कोर्ट जैसी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा गया। गोवा फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्में इस साल की बेहद खूबसूरत फिल्म नट सम्राट का भी प्रदर्शन हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोणी घर देता का? घर एक इंसान रंगमंच को अपना जीवन देकर, नट सम्राट की उपाधि पाकर जीवन की संध्या में अपने आप को अपनों से ही जुदा पाता है। वाचून देवाच्या दये वाचून डोंगरा डोंगरा थिणता है। कुछ ऐसे ही कश्मकश से गुजरती शेक्सपियरन दुखांतिका है नट सम्राट, जिसमें मुख्य पात्र को जीवंत किया है नाना पाटेकर ने। To be or not to be, that is the question. मुझे हर रोज क्रिकेटर जो है या एक्टर है, उनकी रोज टेस्ट मैच होती है। कल मैंने सेंचुरी लगाई, नहीं भाई आज क्या कर रहे हो बताओ। वो तुम्हारा वो पूर्व संचित म्हणतो, पूर्व पुण्याई जो कहते हैं, उसके ऊपर हम जी नहीं सकते। हमको रोज प्रूव करना पड़ता है। विधाता, तू इतका कठोर का झालास? एका बाजूला जाना आम्ही जन्म दिला ते आम्हाला विसरता। नाना पाटेकर का मानना है कि अच्छी फिल्मों की कोई सीधी परिभाषा नहीं हो सकती और कुछ फिल्में कारोबार के लिए भी बनानी होती हैं। उन्हें करुणा करा,
आम्ही थेरड्याने कोणाच्या पायावर डोकं आदळायचं रे. ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में अभिनय कर चुके और नट सम्राट के डायरेक्टर महेश मांजरेकर का कहना है कि हॉलीवुड फिल्में विश्व सिनेमा की गुणवत्ता का मापदंड नहीं है. मराठी फिल्मों के दीवाने गोवा फिल्म फेस्टिवल में आज फिल्म एक अलबेला देख सकते हैं. इसके अलावा निर्माता निर्देशक प्रकाश झा से संवाद का भी मौका मिल सकता है. कैमरा पर्सन जुनैद के साथ इरफान, राज्यसभा टीवी, गोवा. और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर. 30 दिसंबर तक जमा होने वाले अघोषित धन पर 50% टैक्स का प्रस्ताव. 4 साल तक बैंक से नहीं निकाल सकेंगे बकाया की आधी रकम. आयकर कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक को मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी. जनधन खातों में जमा हुए 64,000 करोड़ से ज्यादा रुपए, 11,500 करोड़ रुपए के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, बंगाल और राजस्थान दूसरे और तीसरे पायदान पर. सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे बेकार. प्रधानमंत्री ने कहा पंजाब और जम्मू कश्मीर को मिलेगा उसके हक का पानी. टास्क फोर्स का गठन. नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर जॉर्ज यो का इस्तीफा. गवर्निंग बोर्ड के गठन में नजरअंदाज करने पर जताई नाराजगी. अमर्त्य सेन भी दे चुके हैं इस्तीफा. और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु और समीर वर्मा. साइना नेहवाल टूर्नामेंट से बाहर. भारत इंग्लैंड के बीच मोहाली में आज से तीसरा टेस्ट. और फिलहाल खबरों में इतना ही. आगे देखिए कलम गवाह है.